हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 जो था आपका विलेज पालमपुर वाला, वो हमने बिल्कुल स्टोरी वाला कंप्लीट कर लिया। ठीक है। सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है। और आप लोगों का फ्रेंड्स रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला। तो फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे इसके सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसी तरीके से आपको पता ही है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड देन हम क्या डिस्कस करते हैं, आपके एक्सरसाइज जो लास्ट में होती है वो डिस्कस करके चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्या कि एक सेकेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत एक तरीके से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहते हैं, वो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जब हम सारा डेटा वेटा भी हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ये रहा फ्रेंड्स। कहता है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कहता है? हैज़ द लिटरेसी रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन विच इंडिया द हाईएस्ट। तो आई थिंक फ्रेंड्स, अब आप लोग इस तरीके, तो हम एक एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। अब आप फ्रेंड्स इसको देखिएगा, टेबल को, इसके बेसिस पर हम लोगों को ये आंसर करना है। ठीक है ना। तो मुझे तो फ्रेंड्स आइडिया है। तो आप अपने बेसिक्स पे इसको, बुक को खोल के भी रखिएगा, देखते भी रहिए। और हम लोग इससे, और नहीं तो अगर आपको एनसीईआरटी फ्रेंड्स अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़, ये फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हैज़ द लिटरेसी रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज सिंस 1951। तो फ्रेंड्स, आप 1951 में देख रहे हैं कि कितना कम लिटरेसी रेट था। तो येस, लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है। चलिए, इन विच ईयर इंडिया हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट। तो फ्रेंड्स, किस साल में है? आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो एक तरीके से अगर हम बात करें तो 2011 में आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हमारा 2011 में है। वाई लिटरेसी रेट इज़ हाई अमंग मेल्स ऑफ इंडिया। तो भाई, मेल्स का लिटरेसी रेट क्यों ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि मेल्स का लिटरेसी रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फ्रेंड्स, जो फैमिलीज़ होती हैं कुछ, उनको प्रिविलेज दे देती हैं, तो उनको पेरेंट्स ज़्यादा अटेंशन देते हैं स्टडी के लिए कि भाई तुम लोगों को पैसा कमाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी भी कई कुछ विलेजेस में या कुछ जगह पे पैट्रियार्कल सोसाइटी आप देखते हैं। तो हालांकि अब ये कुछ हद तक फ्रेंड्स बाउंडेशन रिमूव हो रही है, अब इक्वलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसमें आगे आपको चेंज मिल सकता है। वाई आर वुमेन लेस एडुकेटेड देन मैन। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब, क्योंकि आप लोग अब इसका आंसर वैसे खुद भी दे सकते हैं कि भाई देखिए, जो जनरली जो पेरेंट्स होते हैं वो कम इंटरेस्ट होते हैं कि भाई फीमेल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए। इस वजह से वो आज भी अगर देखा जाए तो वीमेंस कम हमारे पास जो हैं पढ़ी लिखी हैं बजाय एज़ कम्पेयर टू द मैन। बट फ्रेंड्स, अब सोसाइटी पूरी चेंज हो रही है, अब ये चीज़ें चेंज हो रही है। और अगर चेंज नहीं भी हो रही और अगर कॉन्स्टेंट भी है तो फ्रेंड्स, आप और हमारे को मिलकर ये सब चीज़ें चेंज करनी होगी। ठीक है ना। चलिए, फ्रेंड्स कहता है हाउ वुड यू कैलकुलेट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आपको बताओ हो लिटरेसी रेट कैसे निकलता है फ्रेंड्स, जो भी 7 साल या उससे बड़ा इंसान पर्सन होता है, ठीक है ना, और वो रीड भी कर सकता है प्लस राइट भी कर सकता है, तो उसको लिटरेट पर्सन की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या लिटरेसी रेट है। इसी वजह से मतलब कहने को तो फ्रेंड्स लिटरेसी रेट है, बट कहीं ना कहीं एजुकेशन जो लेवल है हमारा, एजुकेशन का लेवल, वो भी बहुत कम है। बाकी फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रोजेक्शन है एक तरीके से? तो फ्रेंड्स, आप कुछ भी बता सकते हैं भाई कि 90% आपका प्रोजेक्शन हो सकता है कि भाई इस तरीके से तो 90% लिटरेसी हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, उसको एजुकेशन को प्रमोट भी करना चाहिए, स्किल्स को। कहीं ना कहीं अगर स्किल्स में लैक होता है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम आपकी आगे भी बात कर कर चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब फ्रेंड्स आपको ये कुछ डेटा दे रखा है 1950 से लेकर आपका 2016-17 तक का डेटा है। ठीक है ना, कि भाई कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स कितने बढ़ गए, कितनी टीचर्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या कहता है कि भाई इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस एडिक्वेट टू एडमिट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, नहीं, इसका आंसर बिल्कुल गलत है कि भाई जिस हिसाब से नंबर ऑफ कॉलेजेस बड़े हैं, उस हिसाब से अगर हम कहें तो स्टूडेंट्स ज़्यादा बड़े हैं, तो वो उनको अकोमोडेट नहीं कर पाए ढंग से। दूसरी बात कहता है डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो येस फ्रेंड्स, हमारे को लगता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा और यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए जो कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करे। ठीक है ना। तीसरा क्या है? व्हाट इज़ द इंक्रीज नोटिस अमंग द टीचर्स
इन द ईयर 1998 से 1999 में। तो इंक्रीज़ कितना हो गया फ्रेंड्स, अगर आप बात करें तो इंक्रीज़ हो गया आपका 24K। के का आपको पता है मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब 24,000। जो भी 000 की फिगर होती है उसको के डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बात करता है कि व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट फ्यूचर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम चाहेंगे कि भैया जो स्कूल भी है या कोई इंस्टीट्यूशन भी है वो वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करे। इसका मतलब क्या होता है, कुछ जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी वहाँ पर लोग हैं, उनको एजुकेशन के साथ साथ प्लीज़ कुछ स्किल्स भी प्रोवाइड करें, जिससे कि वो जब सिर्फ पढ़ लिख के निकलता है आगे तो उसको ऐसा ना हो कि भाई उसे कुछ काम नहीं आता हो, ठीक है ना। तो वो कुछ काम करने लायक भी होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, और जो स्टोरी थी विलेजेस की वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अब आ जाते हैं हम फ्रेंड्स जो आपका मेन पार्ट होता है, ठीक है ना, उसका क्या है नाम, एक्सरसाइजेस का नाम है बेसिकली। उसमें क्या होता है, जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं वो कितने हैं, लगभग 12-15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। बोलता है क्या, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द पीपल एज अ रिसोर्स। भाई पीपल एज अ रिसोर्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, कि वो पीपल या वो वर्किंग पीपल जो कि हमारे क्या करते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं और एबिलिटीज़ एक तरीके से उनके अंदर होती है। कुछ स्किल्स और एबिलिटीज़ जो भी लोगों के अंदर होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। बट अगर किसी के पास स्किल नहीं है, किसी के पास एबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो अच्छे से क्या नहीं कर पा रहा, अच्छे से वो एक रिसोर्स नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। हाउ इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स कहता है डिफरेंट है किससे, फिजिकल रिसोर्स से। तो बेसिकली कि भाई लैंड और कैपिटल, तो क्या होता है फ्रेंड, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जैसे कि आप लोग हैं, तो भाई खाली लैंड है या खाली पैसा पड़ा है तो फ्रेंड्स उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप उसको यूज़ ना करें, ठीक है ना। भाई अब आपने मान लीजिए लैंड खाली पड़ी थी, वहाँ पर आपने क्रॉप उगाई, तो कहीं ना कहीं आपके बेसिस पर ही वो चीज़ का क्या हुआ, उसका बेनिफिट हुआ, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना, कि दोनों का जो है एक अनदर रोल प्ले करता है, ठीक है ना। और उसके बाद कि भाई आप लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत होती है, हेल्थ की ज़रूरत होती है, जबकि उसको इस तरीके के रिसोर्स को कोई भी हेल्थ और उसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेसिकली फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूँ तो एक एजुकेशन का तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका रीज़न क्या है कि भाई क्योंकि ये एक पर्सन को क्या कर देता है, प्रोडक्टिव बना देता है, ठीक है ना। और जब वो एक प्रोडक्टिव बना देता है उसको, तो वो क्या करता है, अपने नेशन को, अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, जब मैं आप ही लोगों का एग्जांपल लेता हूँ, अब आप 9th क्लास में हैं, ठीक है ना। तो सबसे फ्रेंड आपका ये बहुत क्रूशियल एज है। एक तो आपका थोड़े सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, अगले साल आपका बोर्ड होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको ये 2 साल मिलते हैं आप लोगों को जानने के लिए कि भाई आपको 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम लेनी है। बिकॉज फ्रेंड्स अगर आप लोगों को यूपीएससी, मतलब अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है या फिर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपको आर्ट साइड जो होगी बहुत ज़्यादा सूट करेगी, ठीक है ना। आप लोग इसके बारे में अपने सीनियर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है जी। चलिए फिर आपने कहा कि भाई देखिए जितना ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतना ज़्यादा एक तरीके से जो हमारी कंट्री होगी वो एजुकेटेड कहलाएगी, ठीक है ना। आप लोगों के गुड वैल्यूज़ आपके लोगों के अंदर आएंगे, ठीक है ना। फिर कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर में रिचनेस है वो भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं पर्सनल इनकम बढ़ेगी, तो फिर नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी आप लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स हेल्थ का क्या रोल होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम कहें तो एक हेल्थ का तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स एक हेल्दी पर्सन ही होता है जो एक अपने नेशन को, अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, और उसको क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल होता है और उसके अंदर ही एबिलिटी होती है टू फाइट इलनेस, ठीक है जी। इलनेस के अगेंस्ट में फाइट करता है वो। और क्योंकि मान लीजिए फ्रेंड्स अगर कोई एक अनहेल्दी पर्सन है तो वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि भाई वो मतलब उतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना कि एक हेल्दी पर्सन हमारा एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं फ्रेंड्स, घुमा फिरा के मतलब अल्टीमेटली, बट आप लोगों को क्रक्स समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आपको उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आप लोगों को उसमें क्या लिख कर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ। तो
कहता है मान लीजिए आप है फ्रेंड्स, तो हेल्थ का क्या रोल प्ले करता है आप खुद सोच सकते हैं इसमें कि भाई एक तो आप फ्रेंड्स इलनेस से फाइट कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है ही है, ठीक है ना, इलनेस से आप फाइट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना, और जो भी हमारी कंट्री डेवलपमेंट करेगी उसका आप फ्रूट्स उसके भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर क्या बात हुई कि भाई मान लीजिए कि आप लोगों को काम मिलता है, तो अगर कोई एक अनहेल्दी पर्सन होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता एज़ कम्पेयर टू द हेल्दी पर्सन, ठीक है ना। एक हेल्दी पर्सन के पास क्या होगा, स्टेमिना होगा, एनर्जी होगी, स्ट्रेंथ होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी कंट्री को आप सपोर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। आपने फ्रेंड 3 सेक्टर के बारे में सुना होगा, तो आप लोगों को तीनों सेक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई बेसिकली क्या क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है फ्रेंड, जब आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली उस एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एग्रीकल्चर को ले लीजिए, वो क्या है, आपका प्राइमरी एक्टिविटी है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जब आप ये एनिमल्स वगैरह को ब्रीड वगैरह, ग्रेजिंग वगैरह करवाते हैं, वो सारा इसमें आ जाता है आपका। फिशिंग आ जाता है आपका, पोल्ट्री आ जाता है आपका, माइनिंग आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी आप एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली कंसर्न होते हैं। जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, आप जैसे कि मान लीजिए आपने अब प्रोड्यूस आ गया आपका, अब आपने क्या किया, उसको उस पर कुछ मैनुअल वर्क किया या फिर मशीन्स के द्वारा काम किया, जिससे उसको क्या कन्वर्ट कर दिया आपने, उसको मेन पार्ट में डाल दिया, जिससे कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जाकर पैकिंग करके उसको वो बेचा जा सके। फ्रेंड्स टेरिटरी सेक्टर, तो टेरिटरी सेक्टर में क्या आ जाता है आपका, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ट्रेड आ जाता है, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, ये सारी आप उसमें शामिल करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपको एक बेसिकली आइडिया लग गया होगा कि इन सब चीज़ों में क्या होता है, और अगर अब आप लोगों को आंसर लिखने होंगे तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। सेवंथ आ जाता है क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बेसिकली फ्रेंड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपकी इनकम को जनरेट करती हैं, ठीक है ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। इनका क्या होता है काम, इनकम को जनरेट करना होता है। जैसे कि आप रिक्शा, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ठीक है ना, कुछ वेजिटेबल्स बेचते हैं, कुछ लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में, बैंक में, फर्म्स में काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट नहीं होती। मान लीजिए कोई सोशल वर्क करता है, ठीक है ना, कोई गरीब की मदद करता है, कुछ लोग, कोई मान लो लोग को पढ़ा रहा है बिना किसी चार्जेस के, फ्री में पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना, वो एक्टिविटीज़ जो कि इनकम जनरेट नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाई आर वीमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। तो ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, क्योंकि जो उनका एजुकेशन का लेवल है उसको बहुत कम रखा गया है। एजुकेशन का लेवल कम रखा गया तो फ्रेंड्स उनके पास स्किल्स भी नहीं आ पाई, उसकी वजह से भी उन लोगों के वेजेस को है जो कम रखा गया, ठीक है ना। बट और फिर फ्रेंड्स लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना, जब आपने उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी कम दिया है तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। फिर दूसरा आप मान सकते हैं कि भैया अगर आप उनको हाईली क्वालिफाइड बना दें, उनको स्किल्ड कर दें, तो कहीं ना कहीं आप उनको देख सकते हैं कि भाई उनकी वेजेस भी एक कांस्टेंट पार पर आ जाएगी और फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ होना शुरू हो सकती है, ठीक है जी। हाउ डिड यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब लोग काम करना चाहते हैं पर उनको जॉब नहीं मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स कि भाई अब अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है, ये बहुत, इसमें क्या होता है, एक पर्सन है मान लीजिए उसके पास स्किल्स भी है, तो वो एक इकोनॉमी के लिए असेट बन सकता है। असेट का मतलब होता है एक तरीके से वो एक पैसा जनरेट कर सकता है इकोनॉमी में, बट वो क्या होता है जब उसको जॉब नहीं मिलती तो वो एक तरीके से लाइबिलिटी बन जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स एसेट का मतलब हो गया वही, वो पैसा भी कमा रहा है और पैसा खर्च भी कर रहा है। लाइबिलिटी में क्या हो गया, सिर्फ वो पैसा कमा तो रहा नहीं है और सिर्फ खाना खा रहा है एक तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वो क्या हो जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर दूसरी बात आती है कि भाई आप अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया आप किसी के ऊपर डिपेंड हो गए, ठीक है ना। और
वर्किंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है फिर वो भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इसका एक डेट्रीमेंटल कह लीजिए, हार्मफुल इम्पैक्ट कह लीजिए पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यूज़फुल रिसोर्स हो सकते थे फ्रेंड्स, वो क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो उस चीज़ को भी हमारे को ध्यान में रखना है। ओके। चलिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट? तो फ्रेंड दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो बेसिकली अगर हम पहले वाले एम्प्लॉयमेंट की बात करें, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये हिडन होता है। अब सर आप कहेंगे हिडन क्या होता है? हिडन का मतलब फ्रेंड्स ये छुपा हुआ होता है। अब छुपा हुआ कैसे है जो दिख नहीं रहा? तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक लैंड है मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं। अब जब 5 लोग काम करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, 500 टन प्रोड्यूस करते हैं वीट का। चलिए, अब मान लीजिए यही सेम लैंड है, यहाँ पर 3 लोग काम करें तो भी ये 500 वीट ही टन की प्रोड्यूस करें। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 2 लोग हैं वो ऐसे हैं जो ना भी काम करें वहाँ पर तो भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं इसको हम बोल दिया जाता है क्या, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। अच्छा, अब सीज़नल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स सीज़नल एम्प्लॉयमेंट होता है कि जब आपको कुछ सिर्फ सीज़न में ही वो काम मिलता है, ठीक है ना। सारे होल ईयर आपको काम नहीं मिलता है, ठीक है ना। फिर आपको मान लीजिए रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में या फिर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर में हैं तो आपको 8 महीने ही काम मिला, 4 महीने क्या रहे, आप अनएम्प्लॉयमेंट रहे, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हैं, आइसक्रीम सेलर बन जाते हैं, आप वुलन क्लोथ सेलर बन जाते हैं, आप कुछ और काम कर लेते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। वाई इज़ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? और जो फ्रेंड्स आज जो हमारी एक तरीके से इकोनॉमी में प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग हैं जो मैट्रिकुलेश एक तरीके से मैट्रिक पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर रखा है, बट उनको फ्रेंड्स जॉब्स नहीं हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपके जो मैन पावर है फ्रेंड्स वो वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि आप लोगों को टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए एक तरीके से कि जो भी है वो रिसोर्स परफेक्टली उसको यूटिलाइज हो जाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स इसी की वजह से नहीं तो क्राइम्स वगैरह भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स अगर लोगों को काम नहीं मिलता तो फिर जैसे कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो फ्रेंड्स वही वाली यहाँ पर बात आ जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? तो फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं तो भाई आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सकते हैं। रीज़न क्या है, जो कि आप जानते हैं फ्रेंड्स एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा काम कर रही है जितनी रिक्वायर्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके। और वो इतना पोटेंशियल है फ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इतना वो कर सकता है कि वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को वहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन एजुकेशन सिस्टम टू माइटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड? कि भाई जो भी पढ़ा लिखा बेरोजगार है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो फ्रेंड्स सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो भी प्रोडक्टिविटी है वर्कर की वो इंक्रीज़ कर दीजिए, उसको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाइए। ठीक है ना। उसको कुछ नई नई स्किल्स सिखाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए। कहीं ना कहीं उसकी जो पोटेंशियल है उसको आप इंक्रीज़ कीजिए कहीं ना कहीं, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। फिर दूसरा क्या कह सकते हैं आप, दूसरा कह सकते हैं कि भैया वोकेशनल एजुकेशन। फ्रेंड्स तो वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब आप वोकेशनल एजुकेशन को पार्ट बना लेंगे तो सिर्फ आप एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पर स्किल्स भी सीखते हैं, जिससे कि आप जब स्कूल से या फिर आप कहीं से भी अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मेरे पास कोई स्किल्स तो टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, आप उसका यूज़ करके भी आप इंडस्ट्री को सर्व कर सकते हैं। ओके। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन यू इमेजिन सम विलेज विच इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी बट लेटर कम विद मैनी? तो ऐसा कोई विलेज होगा वगैरह फ्रेंड्स, तो आप लोग अपना इमेजिन करिए और मुझसे भी शेयर कर सकते हैं कि सर हमने ये इमेजिन करा इस विलेजेस का, या आप लोगों ने अपना ही जीवंत एग्जांपल देखा हो कि सर हम इस विलेज में थे, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई काम नहीं था, उसके बाद काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो गई। ओके। विच कैपिटल यू वुड यू कंसिडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल? कौन सी कैपिटल अच्छी लगती है फ्रेंड्स? तो बेसिकली अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये बेस्ट कैपिटल है। ठीक है ना। क्योंकि ये अदर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है जिसमें आपका लैंड आ जाता है, लेबर आ जाता है और फिजिकल कैपिटल आ जाता है। ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि भैया यही ह्यूमन कैपिटल है जो सबको यूज़ को रिसोर्स कर सकती है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको ह्यूमन कैपिटल को एडुकेटेड करना है, हेल्दी रखना है, ये आप लोगों का काम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों की ही मोटिवेशन से मुझे हिम्मत मिलती है और वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप मोटिवेशन कम दिखाएंगे तो फ्रेंड्स मेरा भी कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।